लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। ये आखिरी मौका है कि तानाशाह बनने से मोदी जी को रोका जाए, क्योंकि ये चुनाव अगर भारी बहुमत से वो जीतते हैं तो अति महत्वाकांक्षी स्वभाव वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता हिटलर बनने से, आरएसएस भी नहीं। अब उम्मीद यही है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य से बीजेपी को कम से कम सीटें मिले, ताकि बीजेपी गठबंधन मैजिक फिगर 272 तक न पहुंच पाए। और ये करिश्मा महाराष्ट्र से होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के नाती प्रकाश अम्बेडकर इनकी बात इंडिया गठबंधन के साथ बिगड़ गई, समीकरण 2019 की तरह ही हो गए, जिससे बीजेपी को ही फायदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि संविधान बचाने की लड़ाई में लगी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से ही प्रकाश अम्बेडकर जी ने हाथ नहीं मिलाया। किसकी है गलती? क्या सीट शेयरिंग संविधान से ऊपर होता है? आइए जानते हैं इस विषय पर हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव क्या कहते हैं। मानव जी, महाराष्ट्र में जो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी की वंचित बहुजन आघाड़ी है, उसका एक खुद का अच्छा वोट बैंक है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जब कांग्रेस राष्ट्रवादी उनके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाए, उसके कारण काफी सीटों में कांग्रेस राष्ट्रवादी का नुकसान भी हुआ, उनके कैंडिडेट हारे भी। ऐसा होकर भी अब 2024 में भी हमने बातें सुनी कि वो साथ में आ रहे हैं। अब महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी जुड़ चुकी। ये जो महाविकास आघाड़ी है वो फिर भी वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में नहीं ले पाई, और आज दिखता है कि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। इसमें किसकी गलती है, ये क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? आइए सुनते हैं श्याम मानव सर इस पर क्या जवाब देते हैं। इस समय के इलेक्शन बहुत अलग ढंग के इलेक्शन है। सीधे सीधे इस देश में लोकतंत्र टिकेगा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने मेहनत से इस देश में तैयार हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी नहीं रहेगी, ये सवाल खड़ा करने वाला ये इलेक्शन है। मुझ जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये आखिरी का शायद इलेक्शन होगा। अगर 2024 में मोदी जी फिर से चुन के आए तो शायद इसके आगे इस ढंग के कोई इलेक्शन इस देश में नहीं होंगे, और सीधे सीधे इस देश में डिक्टेटरशिप आएगी। और केवल डिक्टेटरशिप नहीं आएगी, डिक्टेटरशिप आने का मतलब ही सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदला जाएगा। और हो सकता है कि मनुस्मृति के आधार पर ये देश आगे काम करना शुरू करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए वंचित की आज तक की भूमिका, वंचित यानी प्रकाश अम्बेडकर जी, इनकी एक पॉलिटिकल आघाड़ी है, उसकी भूमिका आज तक की और आज की इसमें जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। लास्ट चुनाव में 2019 के कांग्रेस के साथ में और राष्ट्रवादी के साथ में वंचित आघाड़ी का तालमेल करने का बहुत प्रयास किया गया, वो सफल नहीं हुआ। वंचित स्वतंत्र लड़ी और उसका फायदा बीजेपी को मिला। पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 42 सीटें, हालांकि 41 सीटें ये बीजेपी को प्राप्त हुई। एक जो राष्ट्रवादी के आधार पर अमरावती की सीट थी, राणा की, नवनीत राणा, जो राष्ट्रवादी के आधार पर खड़ी रही थी, इतना ही नहीं तो कांग्रेस के समर्थन से चुनकर आई थी, उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया और वो बीजेपी के साथ में शामिल हो गई, और इसलिए महाराष्ट्र में 42 सीट्स करीबन बीजेपी को प्राप्त हुई। उसमें से कम 9 से 11 सीटों में वंचित के कारण परिवर्तन हुआ, ऐसा माना जाता है। अगर वंचित ने भूमिका नहीं ली होती या फिर वंचित के कैंडिडेट्स खड़े नहीं होते तो शायद 9 से 11 सीट्स कांग्रेस की चुनकर आती, और वंचित अगर उनके साथ में शरीक हो जाती तो काफी फर्क पड़ता, क्योंकि वातावरण भी उसके साथ में बदलता है। ये सब इतिहास हम सब लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। जब करीबन 1 साल पहले से हम सब लोग अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग बहुत चिंतित थे, देश के सामने जो समस्या है वो ध्यान में रखकर ये विचार करने लग गए थे कि ये चुनाव बहुत ही गंभीर होने वाला है और शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी ना रहेगी। हम इतने सालों से जिसके लिए काम कर रहे हैं वही देश हमारा उस ढंग का रहेगा नहीं रहेगा, तो इसलिए अलग ढंग से हमने सोचना चाहिए। और करीबन 1 साल पहले हमने ये तय किया था कि इस समय में बीजेपी पराभूत हो, इस ढंग का निर्णय हमने लेना चाहिए। इसलिए जो भी हिस्सेदारी हम ले सकते हैं हमने लेनी चाहिए। और इसी निर्णय के साथ में, ये निर्णय एक बार होने के साथ में, यानी मेरे संगठन में ये निर्णय हुआ, उसके बारे में हमारे 4 मीटिंगें हुई,
उसके साथ में एक हमारा एक शिविर भी हुआ, कैंप हुआ, उसमें ये सब चीजें तय की गई। और उसके बाद में मैंने सभी कांग्रेस के नेताओं से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ में मिलना जुलना शुरू किया। मैं प्रकाश आंबेडकर जी से भी मिलना चाहता था, हालांकि रामदास जी आठवले मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जोगेंद्र कवाड़ी जी भी बहुत अच्छे मित्र हैं। लोग कहते हैं कि प्रकाश आंबेडकर जी भी आपके मित्र है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी को मित्र है ऐसा कहने की हिम्मत कोई कर नहीं पाएगा भारत में, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन उनसे मिलकर उनसे बात करने की भी इच्छा थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और ये भी विश्वास नहीं था कि अपने कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से मिला, राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं से मिला, शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे सबसे बड़े नेता है, वही सभी निर्णय लेते हैं, उनसे भी मिला और सभी से बातचीत की कि कुछ भी हो जाए इस समय वंचित को साथ में लेना चाहिए। सभी का आग्रह था कि वंचित ने हमारे साथ में आना चाहिए। यानी मैं इतने बड़े नेताओं से बात करते वक्त, हालांकि पॉलिटिकली मेरा तो कोई उनके साथ में इस ढंग का रिलेशन था नहीं, इसके बावजूद मैंने आग्रह किया था कि जो कुछ 2, 4, 5, 10, 15 सीटें कम ज्यादा देने की आवश्यकता पड़े, कुछ भी बढ़े, तो भी वंचित को आप किसी भी हालत में साथ में लीजिए, प्रकाश आंबेडकर जी को साथ में लीजिए, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। इस देश में यह कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, ये सवाल है। और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इनकी ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा है ऐसा पूरा देश मानता है, इसलिए जिम्मेदारी प्रकाश आंबेडकर जी की भी है। मैंने करीबन इस वातावरण निर्मित के लिए 30 के ऊपर सभाएं ली हैं। ये 30-31 जो सभाएं पूरे अभी विदर्भ में और महाराष्ट्र में मैं ले रहा हूं, उसमें मैं हर जगह यह आह्वान करते आया हूं कि वंचित और ये आघाड़ी साथ में मिलकर लड़े। जब भी मैं ये बातें कहता था, सभी दलित संगठनों से मेरा बहुत नजदीक का रिलेशन रहा है इतने सालों से, उसी क्षेत्र में मैं काम करते आया हूं। मेरे अंधविश्वास के काम में सभी दलित संगठनों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है, उनका योगदान रहा है और बिना शर्त योगदान रहा है। इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहा। प्रकाश आंबेडकर जी के संगठन का भी हमेशा योगदान रहा है। इसका इतना संबंध होने के बावजूद मैं हर मेरे व्याख्यान में जाहिर आह्वान करता था वंचित के कार्यकर्ताओं को, और कई जगह तो वंचित के ही कार्यकर्ता आयोजक थे, कि आप किसी भी तरह प्रकाश आंबेडकर जी पर यह दबाव डालिए कि वो आघाड़ी के साथ में साथ आए और सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन मैं आपको बात कहूं, ये मैं कहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि ये होने वाला नहीं। ये केवल मुझे मालूम था ऐसा नहीं है, सभी पॉलिटिकल लीडर्स को मालूम है। अब उन्होंने जो अपने शब्दों में कहा है वो तो जाहिर तरीके से बोलना उचित नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में कही हुई ये चीजें, उनमें से एक भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं था कि जिसकी इच्छा नहीं कि प्रकाश आंबेडकर जी के साथ में वंचित के साथ में सहयोग करें। वो दिल से चाहते थे कि ये सहयोग होना चाहिए, लेकिन वो कहते थे हमने कितना भी प्रयास किया और कुछ भी किया तो भी ये होने वाला नहीं, क्योंकि आज तक का ये इतिहास रहा है। अंदर की बहुत सी बातें उन्हें पता थी, वो भी उन्होंने बताई। पहले से भी मैं बहुत सी बातें पहले से जानता हूं। इतना ही नहीं तो मैं जब भी ये बात कहता था जाहिर सभाओं में, तो मेरे कई सामाजिक क्षेत्र के साथी, दलित संगठन के साथी मुझे मैसेज भेजते थे कि मानव साहब आपकी कितनी भी इच्छा हो, लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी कभी भी ये इंडिया के साथ में नहीं आएंगे, वे स्वतंत्र लड़ेंगे, वो बीजेपी को मदद करेंगे। और ये आज नहीं, ये इंडिया आघाड़ी के लिए मैं जो प्रयास कर रहा था कि महाराष्ट्र में ये सब लोग साथ में आए, उसके पहले से कहते थे। और ये सब प्रयास क्या हुआ सब हम देख रहे हैं। सबको पता था कि प्रकाश आंबेडकर जी कभी भी इंडिया आघाड़ी के साथ में नहीं आएंगे, वे स्वतंत्र ही लड़ेंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं उनके 4-5 एमपी चुन के आए। यानी मैं जाहिर व्याख्यान में आह्वान करता था वंचित के लोगों को कि आप कल्पना कीजिए, आपका एक भी आदमी आज तक एमपी कर चुनकर नहीं आया है।
जो आया है वो एमएम का है, आपका तो आया नहीं है। इसलिए अगर आपका कोई आदमी चुन के आया है इसके पहले, तो वो केवल शरद पवार जी के साथ में आपने जब कोलैबोरेशन किया था कांग्रेस के साथ में तभी आए थे, और तब 4 लोग आए थे, यानी केवल प्रकाश आंबेडकर जी, रामदास जी आठवले नहीं थे, और भी 2 लोग आए थे। तो ये 4 लोग तब चुनकर आए थे, तभी ये संभव होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। और दोनों की विचारधारा एक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन केवल बाबा साहब आंबेडकर जी की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की, कांग्रेस की और बाबा साहब आंबेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए दोनों ने विचारधारा तो एक ही है, अंतिम उद्देश्य भी एक ही है। इसलिए दोनों ने साथ में आना, सही माने में आना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद ये आज तक संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब पहली बार ये संभावना हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जो जिम्मेदारी है वो सब पर है, लेकिन आंबेडकरी विचारधारा जो मानने वाले लोग हैं उन पर ज्यादा है, और इसलिए प्रकाश आंबेडकर जी पर भी ये जिम्मेदारी है। ऐसा मैं जाहिर व्याख्यानों में कहता था, आह्वान भी करता था कि अगर आप कांग्रेस के साथ में, राष्ट्रवादी और उद्धव जी के साथ में अगर मिल जाओगे, कम से कम आपके 4-5 एमपी चुनकर आ सकते हैं। पहली बार शायद 4-5 एमपी वंचित के जाएंगे, संसद में जाएंगे, और फिर आपको जो भी बार्गेन करना है वो विधानसभा के लिए कीजिए, तब ज्यादा लोग आपके चुनकर आ सकते हैं। हो सकता है 25-30 लोग भी आपके एमएलए बन सकेंगे, और इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये तय करने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप इस ढंग से प्रयास कीजिए, इस ढंग से एडजस्टमेंट कीजिए, इस ढंग से किसी भी तरह से बातचीत को पक्का कीजिए। लेकिन सभी को मालूम था कि यह होना संभव नहीं है। प्रकाश आंबेडकर जी ने आखिरी तक उनको कितनी सीटें चाहिए ये कहा नहीं। शरद पवार जी और उनका बिल्कुल, क्योंकि हमेशा प्रकाश आंबेडकर जी शरद पवार जी के बारे में कुछ भी बोलते थे, बहुत ही कड़ाई से उनकी आलोचना करते थे। इसके बावजूद शरद पवार जी ने खुद होकर आगे बढ़कर उनके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने खुद जाहिर किया कि हम 4 से 6 सीट अंबेडकर जी को दे सकते हैं। इसके बावजूद आखिरी तक प्रकाश अंबेडकर जी ने मुझे ये 6 सीट चाहिए, ये 4 सीट चाहिए, ये 5 सीट चाहिए, इस ढंग की कोई भी बात ठीक ढंग से की नहीं। संजय राउत बार बार जाहिर करते रहे कि हम 4-5 सीट दे सकते हैं प्रकाश आंबेडकर जी को, उसमें बार्गेन हो सकता था और भी एक आधी सीट उनको मिल सकती थी अगर सही माने में बैठ जाते और उस ढंग से चर्चा होती तो। लेकिन आखिरी तक प्रकाश आंबेडकर जी ने कोई भी बात ठीक ढंग से नहीं की। पहले तो उन्होंने कहा कि ये आघाड़ी में 4 सदस्य हैं, 48 सीटें हैं, तो 12-12 सीटें हर एक ने लेनी चाहिए। कांग्रेस ने 12 सीटें, शिवसेना ने 12 सीटें, शरद पवार जी ने 12 सीटें और वंचित ने 12 सीटें लेनी चाहिए। अब ये मुद्दा इतना हास्यास्पद था, फिर भी किसी ने इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं की। उसके बाद में उन्होंने और एक बात कही, और वो बहुत बड़ी हास्यास्पद बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पहले ये 3 पक्ष अपनी अपनी सीटें बांट ले, फिर मैं जो सीटें चाहिए उनको मैं मांगूंगा। अब कोई भी आघाड़ी में इस ढंग से सीटें तय नहीं होती, एक एक सीट के लिए बार्गेन चलता है, क्योंकि उनको अपने कैंडिडेट संभालने होते हैं। एक बार अगर कोई पार्टी तय करती है कि वो इतने सीटें लड़ेगी, अपने लोगों को वो कहेंगे आप तैयारी कीजिए, और उसके बाद में अंबेडकर जी वहां अपने सीट मांगेंगे और वो सीट को वो अपने लोगों को कहेंगे कि हमने कहा था आपको खड़ा रहना है, लेकिन अभी आपको तैयारी वगैरह की आपने सब, लेकिन अभी नहीं करना है क्योंकि अभी वो सीट अंबेडकर जी को देनी है। ये तो असंभव सी चीजें है, ये पॉसिबल नहीं। पूरे 48 सीटों में एक आधे सीट के बारे में ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका जो कहना था कि हर एक ने अपनी अपनी सीट बांट ले, फिर मैं उनको मांगूंगा जिनकी जो सीट मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस वालों की सीट है तो कांग्रेस वालों को मांगूंगा, फिर मुझे ऐसा लगता है तो शिवसेना वालों को मैं मांगूंगा, मुझे लगता है तो शरद पवार जी को मैं मांगूंगा। ये बात ही बहुत हास्यास्पद, यानी इनको पॉलिटिकल कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं, उसमें से स्पष्ट हो रहा था। और आखिरी तक उनका वही चलता रहा। मेरे पास में लिखित मैसेजेस है महाराष्ट्र के काफी विचारवंतों के। उन्होंने मुझे मेरे भाषण सुनने के बाद में कहा था
कि आप लिख लीजिए कि अंबेडकर जी बराबर बीजेपी को मदद होगे, ऐसी ही भूमिका लेंगे, वो आघाड़ी के साथ में, इंडिया के साथ में शरीक नहीं होगी। और ये बहुत पहले से कह रहे थे वो, यानी ये सब चर्चाएं चल रही थी उसके पहले से कह रहे थे, और मुझे भी अंदर से मालूम था कि यही होने वाला है। उसका कारण ऐसा है कि अंबेडकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी केवल अंबेडकर बाबा साहब का नाम का उपयोग कर कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उनको सही में ऐसा नहीं लगता है कि हम में से कुछ लोगों ने एमपी बनने चाहिए, हम में से कुछ लोगों ने एमएलएज बनने चाहिए। वो केवल अंबेडकर जी का नाम, अंबेडकर जी विचारधारा का उपयोग कर कर वो क्या करना चाहते ये समझ में नहीं आता। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। जब भी मैं उनसे मिलने गया हूं तो बड़े बड़े लोग, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अधिकारी हो, बड़े बड़े विद्वान लोग हो, उनसे मिलने आते थे और सीधा उनके चरणों पर माथा टेकते थे। जब उनकी उम्र 40 साल की थी तब भी उनके चरणों पर माथा टेकते थे, जबकि उनसे उम्र से बड़े हैं, क्योंकि ये आम इंसान उनको अंबेडकर समझते हैं। बाबा साहब जिंदे हमारे सामने बैठे हैं ऐसा मानते हैं और उनके चरणों पर माथा टेकते हैं। ये सम्मान उनको देते हैं और ये सम्मान वो हमेशा पाते आए हैं। वे भूल जाते हैं कि ये सम्मान प्रकाश अंबेडकर जी का नहीं है, मैं केवल बाबा साहब अंबेडकर जी का नाती हूं, इसलिए ये सम्मान मुझे मिलता है। ये उनके ध्यान में आता है नहीं आता है मुझे पता नहीं है। वो आज देश के बहुत बड़े नेता बन सकते थे, इस विचारधारा को प्रखर रूप से एक पूरे देश में रखने वाले एक विचारक बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। वो क्या करना चाहते किसी को मालूम नहीं, और उनके नजदीक का कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंटली ये बात कह नहीं सकता है। इसलिए अंबेडकर जी ने जो भूमिका ली है वो सीधे सीधे बीजेपी को मदद करने वाली भूमिका ली है। इसका मतलब ऐसा है कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रहे ना रहे इससे उनका कोई लेना देना नहीं। आज के इस समय में ये स्थिति है महाराष्ट्र में कि अगर कोई अंबेडकर की विचारधारा समझकर अगर वंचित को मत देता है, अपना वोट देता है, तो उसका वोट ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए दिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। यानी आज वंचित को मत देना, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए मत देना, बीजेपी को मत देना, सांप्रदायिक विचारधारा को मत देना। ये बहुत कड़ाई से आज कहने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी व्यक्तिगत जो कुछ करना चाहते वो करने का उनको अधिकार है, लेकिन ये अंबेडकरी विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इतना डेफिनेटली जाहिर तरीके से मेरे जैसे हर व्यक्ति ने कहना आज बहुत आवश्यक है।